नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी के किनारे व्यवस्थित सैंधव सभ्यता का निर्माता कौन था। अर्थात सैंधव सभ्यता को बसाया किसने था। इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन, इतनी विस्तृत सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन थे। क्या बाह्य प्रजातियां हिंदुस्तान आके ऐसी खूबसूरत सभ्यता का डेवलप किया, या भारत के ही मूल के निवासियों ने इसको डेवलप किया था। आइए इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग जो आज का टॉपिक है, आज बात करेंगे सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, अर्थात यहाँ पर कौन सी प्रजाति के लोग रहते थे। तो जब हम सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में बात करते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ सिंधु सभ्यता के स्थलों का उत्खनन होता है, यानी खुदाई होती है, और यहाँ से प्राप्त मानव कंकालों का क्या है, अध्ययन किया जाता है। और जब अध्ययन किया जाता है तो यहाँ से 4 प्रजातियों के कंकाल मिलते हैं। ये कंकाल है, आप देख सकते हैं खुदाई में 4 प्रजातियों के कंकाल मिले हैं। वैसे मानव की जो प्रजातियां हैं वो 5 हैं, तो इसलिए पूछा जाता है कौन सी नहीं थे और फिर इसको बचाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव की प्रजातियों में आद्य ऑस्ट्रेलाइड। कौन सा है? आद्य ऑस्ट्रेलाइड। तो यहां पर कुल 4 प्रजातियों के, तो 3 कंकाल किसके प्राप्त हुए हैं? आद्य ऑस्ट्रेलाइड के। और 6 कंकाल किसके पाए गए हैं? द्रविडियन के, या इसी को हम भूमध्य सागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागरी। और मंगोलाइड के 1 कंकाल पाया गया है और अल्पाइन का 1 कंकाल पाया गया है। तो टोटल जो यहां पे कंकाल है उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 3, 6, 9 और +1 यानी टोटल 11 कंकालों का क्या किया गया है? अध्ययन किया गया है। और जब 11 कंकाल अध्ययन किए गए हैं तो 6 कंकाल किसके हो गए? 6 कंकाल द्रविडियन के हो गए। तो आप इसको इस तरीके से व्याख्या कर सकते हैं कि सैंधव सभ्यता एक मिश्रित सभ्यता थी, क्योंकि सभी के लगभग कंकाल कल हो मिल रहे हैं। तो ये कैसी थी? मिश्रित सभ्यता थी। मिश्रित सभ्यता यानी कई प्रजातियों के लोग यहां पर रहते थे। लेकिन इस सभ्यता को बसाया जाने का, देखिए एक्सपीरियंस समझिएगा, इस सभ्यता को बसाए जाने का श्रेय किसको दिया जाएगा? द्रविडियन को, क्योंकि जो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं वो उनकी संख्या क्या है? 6 है। अब आप ये कहेंगे कि क्या मात्र 11 कंकालों से इस बड़ी सभ्यता का हम मान सकते हैं द्रविडियन? तो दोस्तों अधिकांशता किसकी मिली है? तो वास्तव में साक्ष्य तो भूमध्य सागरी यानी द्रविडियन की मिली है। किसकी मिली है? द्रविडियन की मिली है, यानी द्रविड़ तो इसके लोग यहां पर बसे हुए थे। तो इसलिए माना जाता है सैंधव सभ्यता एक मिश्रित सभ्यता थी, लेकिन इसमें निर्माता कौन थे? भूमध्य सागरी, या उसी को हम द्रविडियन कह सकते हैं, जो आज वर्तमान में दक्षिण भारत में रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि दक्षिण भारत के डीएमके के प्रमुख जो एम करुणानिधि हैं, वो इस बात को बहुत ज़्यादा उठाते रहे हैं कि हम लोग सैंधव सभ्यता के निर्माता हैं। खैर अभी आगे हम देखेंगे किस तरीके से सैंधव सभ्यता के पतन में पूरे भारत में यहाँ के लोग फैल जाते हैं। तो टोटल 11 कंकाल प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से सैंधव सभ्यता एक मिश्रित सभ्यता थी और द्रविड़ियों की संख्या क्या थी? अधिक थी। अब प्रश्न पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रजाति अनुपस्थित थी? अनुपस्थित थी, तो यानी अनुपस्थित का मतलब नहीं पाया गया। तो जब इन कंकालों का अध्ययन किया गया, वैसे कई सारे 11 कंकाल मिले हैं टोटल, तो जब इन प्रजातियों का अध्ययन किया गया तो यहां पर देखा गया कि निग्रोटो प्रजाति, कौन सी? निग्रोटो प्रजाति जो है क्या है? ये नहीं पाई गई है। कहां पर? सैंधव सभ्यता में। तो निश्चित रूप में सैंधव सभ्यता का जो निर्माता थे वो कौन से थे? भूमध्य सागरी को माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सैंधव सभ्यता का काल क्या है, यानी किस समय इस सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। तो इस सभ्यता के डेवलपमेंट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा देखते हैं। प्राचीन पुरातात्विक संस्कृतियों के कालक्रम का निर्धारण रेडियो कार्बन विधि द्वारा किया जाता है। ये रेडियो कार्बन या कार्बन 14 आपने साइंस में हाई स्कूल में पढ़ा होगा, यानी 10th में। तो वहाँ पे
कार्बन 14 या 11 में आप साइंस में पढ़ाया जाता है कार्बन 14। कार्बन 14 क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की उम्र को निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है, खासकर उन वस्तुओं को जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती हो। तो इसमें इसी वक्त देख लीजिए, कार्बन 14 का आविष्कार जो है शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लिब्बे ने किया था। और कब किया था? 1949 में। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये किस विश्वविद्यालय थे? शिकागो, ठीक है ना। और प्रोफेसर का क्या नाम है? लिब्बे। और टाइम पीरियड कितना है? 1949 में। और इससे पहले यानी कार्बन 14 से पहले जो उम्र सीमा निर्धारित की जाती थी उसके 3 कारण थे, स्तरीकरण और वृक्ष वलय। वृक्ष वलय क्या है ये समझिएगा। तो वृक्ष वलय के बारे में हम यहां पे समझते हैं, जैसे कोई पेड़ है और उसको हमने काट दिया ऐसे, तो आप देखते हैं कि इस पेड़ में क्या है, ऐसे करके वलय होती हैं। क्या होती है? रिंग टाइप में। जो ये रिंग है, ठीक है ना, इन रिंगों को काउंट करके ये पता लगाया जाता है यह पेड़ कितने वर्ष का है। अब ये रिंग कैसे बनते हैं, प्रश्न ये उठता है। दरअसल में हर वर्ष वसंत ऋतु में जब वसंत का समय आता है तो पेड़ों से पत्तियां काफी मात्रा में गिरने लगती हैं, और इस दौरान पेड़ जो है क्या करता है, अपने पेड़ जो है एक केमिकल का निर्माण करता है, और वो केमिकल क्या है, इस तरीके का वलय बना देते हैं। इस केमिकल के बारे में जब हम लोग साइंस में पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे तत्व मिलके इसको रिंग को यानी वलय का निर्माण करते हैं। तो उम्र निर्धारण करने में वृक्ष के वलय का मतलब है रिंग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आइए आगे देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। देखिए, सिंधु सभ्यता किस समय डेवलप हुई इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जॉन मार्शल ने इन्होंने बताया है कि 3250 से 2750 के आसपास इस सभ्यता फली फूली, यानी 3250 में ये सभ्यता सिंधु सभ्यता डेवलप हुई और 2750 तक क्या हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद एक दूसरे आता है मार्टिमर व्हीलर का नाम, और इन्होंने 2500 से 1500 बीसी बताया है। सबसे जो विवादित है वो इन्हीं का है, मार्टिमर व्हीलर का। और इन्होंने ठीक ये बता दिया कि सिंधु सभ्यता का जो डेवलपमेंट है, अब इसके पीछे बताए जाने का कारण समझिएगा कि इन्होंने 2500 से लेकर 1500 क्यों बताया। इसके पीछे रीजन ये है, ये बताना चाहते हैं कि 1500 बीसी में भारत में आर्यों का आक्रमण हो गया। किसका हो गया? आर्यों का आक्रमण हो गया। तो ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सिंधु सभ्यता पहले यहां पर डेवलप थी, उसके बाद आर्य हिंदुस्तान की तरफ आए और उन्होंने सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया। अब ये क्यों कहना चाहते हैं? देखिए, वास्तव में किया या नहीं किया आगे चल के हम लोग बात करेंगे, जब सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच की कड़ी देखेंगे। लेकिन यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं कि मार्टिमर व्हीलर ने यह टाइम पीरियड क्यों निर्धारित किया, इसके पीछे कारण क्या था। तो ये हिंदुस्तान के कल्चर को ये समझाना चाहते थे। मार्टिमर व्हीलर हिंदुस्तान के इतिहास में ये दुनिया को बताना चाहते थे कि हिंदुस्तान साधु और सपेरों का देश है, और यहां पर सदियों से आक्रमण होते रहे हैं। आर्य आए, क्योंकि मार्टिमर व्हीलर कौन था? एक साम्राज्यवादी इतिहासकार था। तो वो बताना चाहता था कि हिंदुस्तान आने वालों में कई सारी प्रजातियां थी। हकमनी थे, आर्यन थे, शक थे, कुषाण थे, हूण थे, यूनानी थे, पार्थियन थे, पहलव थे, और अफगानी थे, मुगल थे। तो हम भी आ गए। तो ये बताना चाह रहा है कि हिंदुस्तान साधु और सपेरों का देश है।
तो ये हिंदुस्तान में अपने शासन के औचित्य को सिद्ध कराने की कोशिश करते हैं, और इस कारण इसने पूरा टाइम पीरियड क्या कर दिया, 2500 से लेकर 1500 BC बता दिया है। और आगे आर्य आ गए, आर्यों ने इस सभ्यता पर अधिकार कर लिया। खैर, इसकी क्या विशेषता है आगे हम चल के बात करेंगे। उसके बाद एक नाम और आता है जॉर्ज एफ देल्स ने। दरअसल में जब जॉर्ज एफ देल्स ने इसका काल निर्धारण किया तो उन पर किसी ने विचार विमर्श नहीं किया, और जब विचार विमर्श नहीं किया तो उन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने एग्जैक्ट टाइम दे दिया कि 2154 के आसपास आए और 1864 तक रहे। अब एग्जैक्ट टाइम देखिए, ये राउंड फिगर में है, ये भी राउंड फिगर में है, लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम है कि हाँ इसी समय आए होंगे। तो ये केवल जॉर्ज एफ देल्स ने अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए ऐसा कहा था। फिर आप बात करते हैं धर्मपाल अग्रवाल के बारे में। तो धर्मपाल अग्रवाल ने 2300 BC से लेकर 1700 BC बताया है, और ये कार्बन 14 का अनुमान भी लगभग यही लगाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड कौन था, तो ये 2300 से लेकर 1700 BC के आसपास माना जाता है। फिर इस पर आगे हम लोग बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के समकालीन और कौन कौन सी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया, जिसका नाम था इराक। यहां पर एक लिपि मिली है, कीलाक्षर लिपि, मतलब कीलों को गाड़ गाड़ के कुछ ऐसा लिखा गया था। तो पूछा जाता है कीलाक्षर लिपि कहां से मिली है, तो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है, इराक है। तो मेसोपोटामिया के सुमेर नगर से अक्काद राजवंश के शासक सारगान का एक लेख मिला है। यहां पर कौन सा वंश था, अक्काद राजवंश, और शासक का क्या नाम था, सारगान। के लेख में इसका समय 2330 से 2284 ईसा पूर्व का माना जाता है। अब दोस्तों, मेसोपोटामिया के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि दिलमुन, जिसे हम वर्तमान में बहरीन कहते हैं, मगन, जिसे मकरान तट कहते हैं, मिलुहा सिंधु सभ्यता का नाम है। तो प्रश्न पूछा जाता है सिंधु सभ्यता यानी मिलुहा किसे कहा गया है, तो वो है सिंधु सभ्यता। तो इन क्षेत्रों से व्यापार होने की पुष्टि मिलती है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर ये स्थित है। तो दोस्तों, ये सिंधु नदी है, इसी के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई थी। तो यहाँ के लोगों का जो व्यापार है तो वो कई देशों से होता था। इन देशों में आपका बहरीन, ये यहां पे पड़ जाएगा, ठीक है ना, बहरीन, इराक, यानी इसी को हम क्या कहते थे, मेसोपोटामिया। क्या कहते थे, मेसोपोटामिया। और कुछ यहां पर भी स्थल है जो मिले हैं व्यापार के लिए। तो सिंधुवासी जो है समुद्र के रास्ते इधर से यहां पर बहरीन और फिर आगे इराक से व्यापार करने के प्रमाण मिले हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि दिलमुन यानी बहरीन द्वीप, मगन, मकरान तट और मिलुहा, तो मिलुहा सिंधु सभ्यता हो गया। इसमें दिलमुन की पहचान किसके, बिचौलिए की भूमिका करते हैं। बिचौलिए का मतलब बीच में स्थित था। आप यहां पे देखेंगे कि आपका बहरीन यहां पे था, तो सिंधु के वासी इधर से आते थे, यहाँ स्टॉप लेते थे या यहाँ पर अपनी वस्तुओं को दे देते थे, और यहाँ के लोग जो है इराक पहुँचा देते थे, और इराक से वस्तुएं आती थी बहरीन तक, और बहरीन से क्या है, मिलुहा तक पहुँचते थे। तो दिलमुन क्या कर रहा था, यानी बहरीन या इसी को हम उस समय दिलमुन कहते हैं, दिलमुन बिचौलिए का काम कर रहा था। बिचौलिया का मतलब है वो व्यापार में भूमिका निभा रहा था, किसके, मिलुहा और मेसोपोटामिया के बीच में। और ये जानकारी कहां से मिलती है, अक्काद राजवंश के शासक सारगान के एक अभिलेख से, और उसका टाइम कितना है ये लिखा हुआ। और हां, मगन यानी मगन मकरान तट को कहते हैं।
मकरान तट, इसके बारे में पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, ये तांबे के लिए जाना जाता था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि तांबा कहाँ से सैंधववासी मंगवाते थे, तो मगध से मंगवाते थे। दिलमुन को उगते हुए सूर्य का देश एवं हाथियों का देश कहा जाता था। किसको? दिलमुन को, यानी बहरीन को क्या कहा जाता था उस समय? उगते हुए सूर्य के उगते हुए देश एवं हाथियों के देश के रूप में जाना जाता था। आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सैंधव सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, यानी सैंधव सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ। ये बड़ा दिलचस्प मुद्दा है। अभी तक आपने देखा था कि सैंधव सभ्यता का निर्माण किसने किया था। अब प्रश्न उठता है कि सैंधव सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है। सैंधव सभ्यता के डेवलप करने में क्या भारत की जो ग्रामीण बस्तियां थी उन लोगों ने डेवलप किया, या सैंधव सभ्यता को डेवलप करने में विदेशी तत्वों का हाथ था? अर्थात ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, मतलब ईरान, इराक, दिलमुन, मिस्र जैसे देशों से लोग यहां आकर बस गए। तो ये एक बड़ी ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिस पर इतिहासकारों के अपने अपने अलग मतभेद हैं। आइए बात करते हैं कि इतनी खूबसूरत सभ्यता का जो डेवलप सैंधव नदी इस क्षेत्र में यहां से लेकर इतने बड़े क्षेत्र में डेवलप हुई थी, उसको डेवलप करने के पीछे किसका योगदान था, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके पास था क्या जो इतना चर्चा का विषय हुआ। देखिए, सैंधव वासियों ने जिस तरीके की नाली की व्यवस्था बनाई थी, समझिएगा, जैसे ये घर है, घर से ये छोटी नाली से उससे बड़ी नाली, और बड़ी नाली से बड़ा नाला, इस तरीके से, और बड़े नाले से और बड़े नाले में पानी पहुंचने की व्यवस्था थी। और इन सबके बीच में क्या है, होल लगे होते थे कि अगर कचरा जाए तो यहां पे जाली में फंस जाए, जालियां लगी होती थी होल में, और पानी इसमें चला जाए, और फिर यहां जो कचरा फंसे यहां से निकाल लिया जाए, फिर पानी यहां चला जाए, और यहां पर जालियां लगी थी, उसके बाद इस तरीके से पानी निकल जाता था। कहने का मतलब है, नालियों की जितनी उत्तम व्यवस्था सैंधव सभ्यता में देखने को मिलती है, शायद दुनिया की किसी सभ्यता में और हिंदुस्तान की सभ्यता में आज भी ये देखने को नहीं मिलती है। यहां से, यानी सैंधव से वाश बेसिन मिला है। वाश बेसिन वही धावन पात्र जिसमें किचन में बर्तन वगैरह धुले जाते हैं। आज भी हिंदुस्तान में हर घर में वाश बेसिन नहीं पाया जाता है, लेकिन सैंधव सभ्यता में वाश बेसिन मिला है। यानी आज से लगभग 3000 वर्ष पहले सैंधववासी इस तरीके की डेवलपमेंट में थे। तो वाकई में इस सभ्यता को डेवलप करने का योगदान किसका था? इन्होंने जो नगर बसाया था, एक तरफ सामान्य नगर था और वहीं दूसरी तरफ क्या बसा दिया था, नगर शासक वर्ग रहते थे। बाउंड्री मिलती हैं, किचन, सार्वजनिक तालाब, नहाने के स्नानागार, बहुत सारी बस्तियां यहां से अभी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो इतनी खूबसूरत सभ्यता आखिर ये डेवलप कैसे हुई, इसको लेकर विद्वानों में बड़े मतभेद रहे हैं। जो साम्राज्यवादी या अंग्रेज इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी सभ्यता तो डेवलप ही नहीं हो सकती। कैसे डेवलप हो जाएगी? निश्चित रूप में जो व्यापारी इराक से व्यापार करने के लिए आए, यानी मेसोपोटामिया से, ईरान से जो व्यापार करने के लिए आए, इजिप्ट जो व्यापार करने आए, वही लोग यहां पर आके बस गए और वही सभ्यता ने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। और कहा यह सभ्यता हिंदुस्तान में व्यापारियों के माध्यम से आई। दोस्तों, अगर व्यापारियों के माध्यम से आई होती तो ऐसी खूबसूरत सभ्यता यहां भी देखने को मिलती, 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 लेकिन ऐसी सभ्यताएं नहीं देखने को मिलती। तो कैसे हम कह सकते हैं कि यह सभ्यता
जो है विदेशी तत्वों ने बसाया है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि विदेशी तत्वों ने बसाया है। जब साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने यह लिखा है कि साधु और सपेरों के देश में इतनी खूबसूरत सभ्यता कैसे डेवलप हो सकती है, तो भारतीय इतिहासकारों के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई कि इस सभ्यता को डेवलप करने वाले तो हमारे ग्रामीण संस्कृतियां थी। उन्होंने जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, हिंदुस्तानी इतिहासकार थे, उन्होंने खोजना शुरू कर दिया कि सैंधो सभ्यता से पहले, प्राक सैंधो यानी उससे पहले की बस्तियां खंगालना शुरू कर दिए। और जब खंगालना शुरू कर दिया तो ये देखने को मिला कि सैंधो सभ्यता से पहले बहुत सारी बस्तियां, जैसे नवपाषाणकालीन मेहरगढ़ वगैरह, यहां से खोज निकाला। आपको पता है बलूचिस्तान मेहरगढ़ में बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रमाण मिले थे। लेकिन हां, एक बात तो समझना तय था, इसको इस तरीके से कहा जा सकता है, सैंधो सभ्यता का व्यापार विदेशी तत्वों के साथ था, लेकिन व्यापार संतुलन जो है सैंधोवासी यानी मिलुहा के लोगों के संतुलन में था। इसलिए मिलुहा के लोगों ने यानी सैंधोवासियों ने अपनी बस्ती वहां भी बसा दी जहां पर रहने के अनुकूल नहीं था। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि क्या रेगिस्तान में बस्तियां बस सकती थी? शायद नहीं। आप बस सकते हैं, आम आदमी बस सकते हैं? नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधन उपलब्ध होते हैं जीवन यापन के। तो सैंधोवासियों ने अपनी बस्तियां वहां पर बसाई जहां पर खेती करना संभव नहीं था। तो इससे मतलब सीधा सा अर्थ निकलता है कि व्यापार का संतुलन किसके पक्ष में था? हिंदुस्तानियों के पक्ष में था, यानी मिलुआ के पक्ष में था। तो जब इस सभ्यता के उद्भव और विकास पर चर्चा हुई तो यहां पर हम लोगों को दो मत देखने को मिलते हैं। पहले इस सभ्यता को समझें कि सैंधो सभ्यता का उद्भव एवं विकास। सिंधु सभ्यता जिस रूप में मिलती है वह एक विकसित संस्कृति के रूप में दिखाई पड़ती है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के भवनों के निर्माण में 7 स्तर उद्घाटित किए। 7 स्तर का मतलब है कि मोहनजोदड़ो को 7 बार बसाया गया था। 1 2 7 बार बसाने का मतलब है कि पहले यहां पे लोग आए, पहला स्तर मलबे के ढेर में कन्वर्ट हो गया, फिर दूसरा स्तर आए, फिर वो बसे, फिर तीसरा। तो ऐसे जो है यहां पर 7 स्तर खुदाई से प्राप्त होते हैं। यानी सैंधो सभ्यता, सैंधो स्थल में जो मोहनजोदड़ो था, यहां पर 7 बार लोग आकर बसे। ये स्तर विकसित सभ्यता के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अब तक के प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की संस्कृति को दिया जाता है कि मेसोपोटामिया से लोग यानी इराक से लोग आकर यहाँ पर बसे होंगे। इस विचारधारा को कहने वाले क्रेमर थे, गॉर्डन चाइल्ड थे, मार्टिमर व्हीलर थे। लेकिन बेचारे जो मार्क्सवादी इतिहासकार, भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहासकार हैं डी कौशाम्बी, वो भी इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों की विचारों को समझ ना पाए और इन्होंने भी कह दिया क्या कि हाँ, वाकई में सैंधो सभ्यता का जो डेवलप है वो व्यापार के माध्यम से हुआ। उसके बाद दूसरा वर्ग जो हिंदुस्तान था, उसने ये निकाला, ये खोजा कि नहीं, जो दूसरा वर्ग था वो ये मानता था कि सैंधो सभ्यता से बसने से पहले इस क्षेत्र में यानी सिंधु नदी के आसपास कुछ ग्रामीण बस्तियां थी और उन्हीं ने क्या किया, आगे चल के डेवलप कर लिया। देखिए, मानव का एक डेवलप होने का तरीका यह है कि पहले वो घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करता था, उसके बाद वो अस्थायी रूप से बसा। जब स्थायी रूप से बसा तो उसने झुग्गी झोपड़ियां डाली, बनाया। उसके बाद झुग्गी झोपड़ियों के बाद कच्ची ईंटों के मकान बनाना शुरू कर दिया। कच्ची ईंटों के बाद फिर वो पक्की ईंटों से मकान बनाना शुरू कर दिया और पक्की ईंटों के बाद फिर ये देखिएगा डेवलपमेंट का एक क्रम है। पक्की ईंटों के साथ साथ फिर वो प्लास्टर वगैरह बढ़िया फर्स्ट क्लास बनाने लगा और फिर अगले चरण में क्या है, खूबसूरत शहर मतलब घर बनाने लगा, अलग अलग डिजाइनिंग देने लगा। तो ये बसावट का एक क्रम है। तो जाहिर सी बात है सैंधो सभ्यता हमें यहां पर दिखाई पड़ती है।
कहाँ पर? इस स्तर पर। जब ये इस स्तर पर दिखाई पड़ती है, अगर हम खुदाई से इन बस्तियों को प्राप्त कर लें तो निश्चित रूप में हमें पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में खूबसूरत मेलुहा यानी सिंधु सभ्यता के बसने से पहले ग्रामीण संस्कृतियां से बसी थी। तो जाहिर सी बात है, साम्राज्यवादी इतिहासकारों को भारतीय लोगों ने चुनौती दी और इन्होंने कहा कि ईरान, बलूचिस्तान और सिंध में भारत की ग्रामीण संस्कृतियों के विकास मानते हैं और इनमें प्रमुख रूप से फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, एस.आर. राव, धर्मपाल अग्रवाल और अलचिन दंपति जैसे इतिहासकार थे, जिन्होंने ये बताया कि सिंधु सभ्यता का जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ है? वो भारत की ही ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते इसको डेवलप करने में विदेशी तत्वों का हाथ था। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो आज की क्लास यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं नगर नियोजन के बारे में, यानी सिंधु सभ्यता कैसे बसाया गया था, कैसे मकान बने हुए थे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।